Hello friends, welcome to TEMS IE Static. So this is lecture number 15 of Art and Culture series. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वील एंड द मॉडर्न इंडिया थिंग टुडे. सो वी आर ऑलरेडी सीन, हम एक ब्रीफ डेवलपमेंट देख रहे थे मॉडर्न इंडिया में इंडिपेंडेंस तक का टाइम जो था उसका, एंड उसमें हमने एरा ऑफ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तक देख लिया था. सो नाउ विल सी द नेक्स्ट फेज फ्रॉम 1919 टू 1934. तो बहुत स्पीड में और बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस हुए. सो वन वॉज द मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे. सो दे ब्रॉट, इनका मेन क्या था, डायरकी ले आए थे प्रोविंसेस में विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन था और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरकी ले आए थे. तो अब इस चीज को मॉडरेट्स ने वेलकम किया था एंड इट वाज रिजेक्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट. तो एक्सट्रीमिस्ट दे रिजेक्टेड दिस थिंग. Another development was the passing of Rowlatt Act in 1919. So ये Rowlatt Act पास किया गया था 1919 में. इसका पर्पस क्या था? टू सप्रेस द पॉलिटिकल वायलेंस. पॉलिटिकल वायलेंस को सप्रेस करने के लिए. What another thing happened this time? Gandhi entered into the Indian nationalist movement domain and उन्होंने कांग्रेस में जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, लीडरशिप वैक्यूम बिकॉज ऑफ द क्लैशेस, द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, उसको इन्होंने फिल किया कांग्रेस में. एंड ही हैड ऑलरेडी लेड अ मूवमेंट. पहले ही वो एक मूवमेंट लीड कर चुके थे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स इंडियंस इन, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका. against discrimination towards Indians in South Africa. इनका political weapon क्या था? सत्याग्रह, that is fighting on the basis of truth, the truth force or the soul force. इनका पहला अगर ट्रायम्फ देखा जाए इंडिया में, so the first triumph was चंपारण सत्याग्रह. And this was actually the beginning of the third phase of freedom struggle. तो दो फेजेस जो हमने देखे, उसके बाद में मेन थर्ड फेज जो था फ्रीडम स्ट्रगल का, वो इसी से शुरू हुआ, which is this phase is known as the Gandhian era. So he was strictly against violence. Another important thing which happened at this point of time was Jallianwala Bagh massacre. जलियांवाला बाग कांड, ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में ऑन 13 अप्रैल 1919 एंड मोर देन 1000 पीपल वर मसेकर्ड. 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी ऑन ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर. देखो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारा पर्पस वो नहीं है. ओके फिर खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी 1919 में, नवंबर में स्टार्ट हुई थी. और इसका पर्पस क्या था? कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना कि जो भी गलत हुआ है मुस्लिम्स के साथ टर्की में उसको सही करो. सो देयर पर्पस वाज टू प्रेशराइज गवर्नमेंट टू सेट राइट द रॉन्ग्स डन टू Muslims in Turkey. और फिर जो ये था खिलाफत मूवमेंट, दिस वाज मर्ज्ड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी. खिलाफत मूवमेंट ने अपना फिर मैनिफेस्टो दिया था ऑन 10 मार्च 1920. तो दिस वॉज नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव, क्योंकि इसको एनसीएम के साथ मर्ज कर दिया गया था. तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता था? जो वही पहले मतलब मॉडरेट्स का जैसे था कि दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश, खासकर मतलब इस टाइम पे उनकी जॉब्स, कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, फंक्शंस, जो गुड्स बेचते थे, उन सब चीजों का इन्होंने बॉयकॉट किया. ठीक है. और नेक्स्ट दे प्रमोटेड स्वदेशी
देन देयर वाज रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी मतलब एक इनका मैनिफेस्टो में मेंशन था, एंड प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रमोशन भी इनका एक एजेंडा था। ठीक है, इसके अलावा इस फेज में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, और इसका पर्पस क्या था कि ये काउंसिल के अंदर में रह के उसको ब्रेक करना चाहते थे सिस्टम को। दे प्लान टू ब्रेक द सिस्टम फ्रॉम विद इन द काउंसिल्स। तो क्या ये सक्सेसफुल थी? नो, सो दिस फेल्ड विद इन 3 years। What else happened during this period? So there were revolutionary activities जो कि फिर से रिवाइव हुई थी in 1922 and they went on till 1934। इनमें prominent कौन कौन थे? So the prominent people were भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सब आपको नाम तो वैसे पता ही है, जस्ट एक ब्रीफ रिवीजन ही हम लोग कर रहे हैं। बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला, और भी कई सारे थे। देन दे वर रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट एज वेल। तो इनके भी कुछ नाम बता देती हूँ आपको। MN रॉय, देयर वाज डांगे एंड मुजफ्फर। सो इनमें से कई लोगों को इट वाज द ब्रिटिश दे गेव लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस इन द मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये याद रखना कम्युनिस्ट के लिए है। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस में दिया गया था इनको लॉन्ग टर्म सेंटेंस। What else happened during this period? साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1919 में, और इसको इंडिया भेजा गया था फॉर रिव्यूइंग द पॉलिटिकल सिचुएशन। सो इसको नॉन वायलेंट बिटर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन फेस करना पड़ा था साइमन कमीशन को। इट वाज अ बिटर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एवरीवेयर। और इसकी वजह क्या थी? बिकॉज देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, और इसका प्रोटेस्ट करते हुए ही लाला लाजपत राय डाइड ऑफ इंजुरीज। मतलब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था व्हाइल ही वाज लीडिंग अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कहाँ पे? लाहौर में। What else happened? First time there was preparation of outline of constitution for India। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन प्रिपेयर किया गया था इन द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। सब डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ओके। और फिर लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जहाँ पे स्लोगन दिया गया था पूर्ण स्वराज का, और इसको एज अ गोल अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 जनवरी 1930। इसको माना गया था दैट दिस वुड बी 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हुआ? गांधी सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च फेमस है। सो दिस हैपेंड ऑन स्टार्ट एंड हुई थी ये 6 अप्रैल 1930 को। फिर इसी दौरान फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। ये कब तक चला? टिल 1934। और इसको फिर सस्पेंड किया गया था मूवमेंट को
एंड इसी के बाद गांधी रिटायर्ड फ्रॉम कांग्रेस और एक्टिव पॉलिटिक्स इन October 1934. Then he took up the case of depressed classes and untouchables. इनको क्या बुलाते थे? हरिजन्स. And he also established हरिजन सेवक संघ. हरिजन सेवक संघ को एस्टैब्लिश किया था. लास्ट फेज वील सी विच वॉज द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस. तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था विच evolved द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन. फेडरेशंस की इसमें बात की गई थी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें दी गई थी. एंड वोटिंग के लिए ज़्यादा इलेक्टोरेट आया था, सो 14% पॉपुलेशन कुड वोट. ऑल्सो दे प्रिपेयर्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, किसके लिए आया था सेपरेट इलेक्टोरेट? मुस्लिम्स, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. सो इट डिस्करेज द इमर्जेंस ऑफ नेशनल यूनिटी. और एक तरीके से ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट बना के क्या इनकरेज किया? सेपरेशन एंड कम्युनलिज्म. तो इस एक्ट को क्या कांग्रेस ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया? नो, कांग्रेस कंडेम्ड इट, लेकिन फिर भी इसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. बट टुक पार्ट इन इलेक्शंस ऑफ 1937. और उसमें ये 7 में से 11 प्रोविंसेस में जीते. अब इस दौरान और क्या डेवलपमेंट होने लगा? सोशलिस्ट आइडियाज डेवलप होने लगे थे बोथ विद इन एंड आउटसाइड कांग्रेस. और कांग्रेस लीडर्स जैसे कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज. ठीक है. देन ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो चल ही रही थी, तो जिसकी वजह से कम्युनलिज्म भी अपने एकदम पीक पे था. और अब ये क्या करने लगे थे? दे ट्राई टू अपीज मुस्लिम्स. और इनको बोलने लगे कि आप है ना अपने अधिकारों की मांग करो. सो दे अपीज मुस्लिम्स एंड दे इंड्यूस्ड देम टू आस्क फॉर प्रिविलेजेस. आप अपने प्रिविलेजेस मांगो एज माइनॉरिटी राइट्स. तो इससे क्या हुआ? इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर गई. सो देयरफॉर द टू नेशन थ्योरी इवॉल्व्ड. ये थ्योरी कब इवॉल्व हुई? 1938 में. शुरुआत इन्होंने पहले ही कर दी थी. सेपरेट इलेक्टोरेट का हमने पहले ही देखा ना कि कैसे मुस्लिम लीग वगैरह स्टैब्लिश हुई थी. सो टू नेशन थ्योरी का इवोल्यूशन 1938 में हुआ और उसको फिर क्लियरली स्पेल आउट किया था जिन्ना ने इन 1940. और ये जो पूरा मुस्लिम कम्युनलिज्म था, इसका रिएक्शन कैसे आया इस फेज में? देयर वाज नॉन मुस्लिम कम्युनलिज्म आल्सो, which was a reaction to Muslim communalism. So हिंदू महासभा बनी. उसके सेशंस एक सेशन हुआ था उसका इम्पोर्टेंट वन. इट वॉज हेल्ड एट बनारस इन 1933. और आर्य समाज का हमने पहले देखा ही है कि आर्य समाज में बाद में आफ्टर दयानंद सरस्वती शुद्धि मूवमेंट जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था. ठीक है, तो आपको अगर शुद्धि मूवमेंट पढ़ना है तो आप पहले के लेक्चर्स को रिफर कर सकते हो. तो हिंदू कम्युनिटी को स्ट्रेंथन और प्योरीफाई करने के लिए. देन व्हाट एल्स हैपेंड? डॉक्टर हेडगेवार, ही फाउंडेड आरएसएस. आरएसएस इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. और इसका एम क्या था?
इसका एम था हिंदूज को अवेकन करना और ऑर्गेनाइज करना, और मतलब बेसिकली उनके अंदर नेशनलिज्म का सेंस भरना। तो इनकी जो टेक्निक इवॉल्व हुई थी उसको, इस चीज को, इस एम को अचीव करने के लिए, इट वाज द शाखा टेक्निक। तो अभी भी आरएसएस की जो होती है वो शाखा लगती हैं। सो आरएसएस टेक्निक वाज इवॉल्व्ड। अब क्या हुआ इसके अलावा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1939 में, और कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम। तो इसके बाद में 1942 में कौन आएगा, क्रिप्स मिशन, ये आए। अब हम बोल रहे हैं कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये आके बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो इसको कांग्रेस ने क्या किया, रिजेक्ट किया। फिर क्या शुरू हुआ हमारे यहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी एंड कांग्रेस इन August 1942, and the movement also became quite active under Jayaprakash Narayan. क्या ये सक्सेसफुल हुई थी? नो, बोथ। इसमें हालांकि वायलेंट कंपोनेंट्स भी थे, सो बोथ वायलेंट एंड नॉन वायलेंट कंपोनेंट्स दे फेल्ड। इसके अलावा अब क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस एंड राज बिहारी बोस, इन्होंने शुरू किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इंडियन नेशनल आर्मी विच इज ऑल्सो नोन एज द आज़ाद हिंद फौज। कहाँ पे शुरू किया था, सिंगापुर में इन 1943। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सक्सेसफुल भी थे, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जापानीज दे रीच्ड द इंडियन बॉर्डर्स एंड दे कैप्चर्ड कोहिमा। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, कोहिमा तक कैप्चर करने के बाद में देयर वाज अ रिवर्सल। व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनली जापान वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश, और जापान की डिफीट के साथ में क्या हुआ, उनका सपोर्ट हटा, देयरफॉर आईएनए आल्सो कोलैप्स्ड। And then Subhash Chandra Bose, he was reported killed in air crash in August 1945, और उसी दौरान जो था वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, और फिर इलेक्शंस हुए इंडिया में इन 1946, एंड अगेन कांग्रेस मोस्टली वन। फिर इसी दौरान 46 में ही कैबिनेट मिशन आया इंडिया में, इट केम इन मार्च 1946, और अब इनका एम क्या था कि जो इंडिया को पावर ट्रांसफर हो रहा है उसको स्पीड अप किया जाए, टू स्पीड अप ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। और इसकी रिकमेंडेशंस आई थी इनमें। तो फिर से क्या हुआ, मई 1946 में देयर वाज डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। फिर वाइसरॉय ने इनवाइट कर लिया फिर भी कांग्रेस को टू फॉर्म गवर्नमेंट। वाइसरॉय इनवाइटेड कांग्रेस अंडर किसके, अंडर नेहरू, टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। तो इससे मुस्लिम लीग और ज्यादा फ्यूरियस हो गई। सो देयर वर कम्युनल राइट्स। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी भी जो, इट कुडंट फंक्शन बिकॉज एमएल डिडंट, दैट इज मुस्लिम लीग डिडंट कोऑपरेट। और इन लोग बस अड़ गए थे कि एक सेपरेट नेशन चाहिए, सो दे वर स्टक फॉर सेपरेट नेशन, दैट इज पाकिस्तान। तो अब उसके बाद में फिर ब्रिटिश पीएम एटली,
he came to India and he announced in February कि जो पावर ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर है, it would be done by June 1948. The transfer of power would be done by June 1948. Then Lord Mountbatten was sent as viceroy in March. और वही था कि इस टाइम पे सब समझ गए थे that they had to accept partition. So basically फिर उसके बाद में वही रेडक्लिफ वगैरह को बुलाया गया, उन्होंने फिर पार्टीशन की वो जो भी लाइंस वगैरह है वो करी, एंड फाइनली इंडिया वॉज फ्रीड ऑन 15th August 1947. आफ्टर पार्टीशन. तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, इट हैपेंड एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14th and 15th August. ठीक है, अभी हमने ब्रीफली देख ली हिस्ट्री. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में हम लिटरेचर या प्रिंटिंग, कुछ बेसिक आर्ट्स के जो भी आर्ट एंड कल्चर के एलिमेंट्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ